पुराने समय में एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा युद्ध में शहीद हो गया था। राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी सुरंजन विधवा होकर राज्य का शासन संभालने लगी। रानी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और सशक्त महिला थी, लेकिन वह अपनी अकेलेपन से जूझ रही थी। एक दिन राज्य में एक साधु आया। वह अपने चमत्कार और प्रवचन से लोगों को मोहित कर रहा था। वह खुद को दिव्य पुरुष बताता और कहता कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। धीरे धीरे उसकी ख्याति रानी तक पहुंची। रानी ने साधु को अपने महल में बुलाया। साधु ने रानी से कहा, महारानी, आपका भाग्य कठिन है, लेकिन यदि आप मेरी साधना में सहयोग करेंगी तो मैं आपके जीवन में सुख और शांति ला सकता हूं। रानी उसकी बातों से प्रभावित हुई और उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। साधु ने महल में अपनी जगह बना ली। वह धीरे धीरे रानी के विश्वास को जीतने लगा। उसने रानी से कहा कि उसे हर रात पूजा के लिए अकेले में एकांत स्थान चाहिए। रानी साधु को सम्मान देते हुए उसकी मांग मान लेती। हर रात साधु गुपचुप तरीके से रानी के शयन कक्ष में जाता। उसने रानी को सम्मोहित करने वाले मंत्रों से प्रभावित किया। एक रात जब रानी गहरी नींद में थी, साधु ने उसे अपनी धार्मिक रस्म का हिस्सा बनाते हुए उसके साथ विवाह की घोषणा की। साधु हर रात रानी के पास आता और अपनी झूठी साधना का दिखावा करता, लेकिन महल के कुछ सैनिकों ने उसकी गतिविधियों पर शक किया। एक दिन सैनिकों ने उसकी हरकतों को पकड़ने का निर्णय लिया। सैनिकों ने साधु का पीछा किया और उसे रानी के शयन कक्ष में जाते हुए देख लिया। उन्होंने पूरी घटना को रानी के सामने उजागर किया। सच्चाई जानने के बाद रानी ने शांत मन से निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य को इकट्ठा किया और घोषणा की, जो व्यक्ति धर्म और आदर्शों का दिखावा करके दूसरों का फायदा उठाता है वह सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। साधु को उसकी करतूतों के लिए कठोर दंड दिया गया और राज्य से निर्वासित कर दिया गया। साधु के जाने के बाद रानी ने राज्य की सुरक्षा और प्रजा के विश्वास को फिर से स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस घटना ने रानी को गहराई से प्रभावित किया। वह समझ गई कि अकेलापन और भावनात्मक कमजोरी इंसान को सही और गलत के बीच भेद करना कठिन बना सकती है। रानी ने निर्णय लिया कि अब वह राज्य में ऐसे धोखेबाज और स्वार्थी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने देगी। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को महल में प्रवेश करने से पहले उसकी पूरी जांच की जाए। साथ ही उसने राज्य में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया। रानी ने राजमहल में एक सभा बुलाई और अपने अनुभवों को सबके सामने साझा किया। उसने कहा, जो लोग धर्म और आस्था का दुरुपयोग करते हैं वे समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए ताकि कोई हमें ठग न सके। रानी ने राज्य की महिलाओं के लिए एक अलग परिषद की स्थापना की जहां वे अपनी समस्याएं और विचार साझा कर सकें। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर महिला सशक्त हो और खुद के फैसले लेने में सक्षम हो। इस बीच रानी के राज्य में एक युवा और बुद्धिमान मंत्री आदित्य ने अपनी निष्ठा और समझदारी से रानी का विश्वास जीता। आदित्य ने रानी को हर कठिनाई में सहयोग दिया और राज्य के प्रशासन को नई दिशा दी। आदित्य ने रानी से कहा, महारानी, एक शासक का हृदय जितना कोमल होता है उसे उतना ही सतर्क भी होना चाहिए। आपकी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। आदित्य ने रानी से कहा, महारानी, आपकी दूरदृष्टि ने राज्य को धोखेबाजों से बचाया है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसा कोई और अवसर न मिले। हमें प्रजा के बीच विश्वास और जागरूकता को और मजबूत करना होगा। रानी ने आदित्य की बात पर सहमति जताई। उन्होंने राज्य में कई सुधार लागू करने का निर्णय लिया। एक विशेष अदालत बनाई गई जहां धर्म और आस्था के नाम पर होने वाले किसी भी अपराध की जांच होती। हर गांव में शिक्षा केंद्र बनाए गए जहां प्रजा को तर्क और विवेक के महत्व के बारे में सिखाया गया। महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की गईं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। रानी ने सैनिकों और मंत्रियों की एक टीम बनाई जो राज्य में घूमकर लोगों की समस्याओं को सुनती और उनका हल निकालती। आदित्य की निष्ठा और बुद्धिमत्ता ने रानी का विश्वास और अधिक जीत लिया। समय के साथ दोनों के बीच एक विशेष संबंध बन गया। आदित्य रानी के अकेलेपन को समझता था और उसे अपने अनुभवों से प्रेरित करता था। रानी ने एक दिन आदित्य से कहा, तुम्हारे जैसे विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ ने मुझे फिर से उम्मीद दी है। तुम्हारी निष्ठा और परिश्रम से यह राज्य नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। हालांकि साधु के निर्वासन के बाद राज्य में शांति थी, लेकिन कुछ विरोधी शक्तियां रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगीं। उन्होंने रानी को कमजोर साबित करने के लिए अफवाहें फैलानी शुरू की। आदित्य ने इन षड्यंत्रों का भांप लिया। उसने गुप्तचरों को इन विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने भेजा।
रानी और आदित्य ने मिलकर षड्यंत्रकारियों को बेनकाब किया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। समय बीतता गया और राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा चाहती थी कि रानी फिर से विवाह कर ले ताकि राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। रानी ने यह निर्णय आदित्य पर छोड़ दिया। आदित्य ने कहा, महारानी, यदि प्रजा का यह विश्वास है तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यह विवाह केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि आपके सुख के लिए होना चाहिए। रानी ने अपनी प्रजा की इच्छाओं का सम्मान करते हुए आदित्य से विवाह कर लिया। इस विवाह ने पूरे राज्य में उत्साह और नई ऊर्जा का संचार किया। रानी सुरंजन और आदित्य का विवाह प्रजा के लिए एक नए युग की शुरुआत था। दोनों ने मिलकर राज्य को इतना सशक्त और समृद्ध बनाया कि पड़ोसी राज्यों ने भी उनकी प्रशंसा की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सवाल उठने लगा कि उनके बाद राज्य का भविष्य कौन संभालेगा। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमार का नाम आरव रखा गया। आरव बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। रानी और आदित्य ने सुनिश्चित किया कि वह न केवल शिक्षा में निपुण हो बल्कि प्रजा के कष्टों को समझने और उनका हल निकालने की क्षमता भी रखे। आरव को छोटी उम्र से ही राज्य के मामलों में भाग लेने का अवसर दिया गया। रानी ने उसे सिखाया, एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की बात सुन सके और उनका दुख दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आदित्य ने उसे युद्ध कौशल और रणनीति में निपुण बनाया। आरव का व्यक्तित्व अपने माता पिता का प्रतिबिंब बन गया। जब आरव 18 वर्ष का हुआ तब राज्य पर एक नई चुनौती आई। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनकी सीमाओं पर हमला कर दिया। यह राजा वही था जिसने पहले भी रानी के शासन को कमजोर करने की कोशिश की थी। युद्ध के समय आरव ने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। उसने अपनी सेना को इतने कुशलता से संभाला कि दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। इस जीत ने साबित कर दिया कि आरव अपने माता पिता के आदर्शों का सच्चा उत्तराधिकारी है। इस युद्ध के बाद रानी और आदित्य ने आरव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि सत्ता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि प्रजा की सेवा का माध्यम है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रानी और आदित्य ने अपना ध्यान धर्म और समाज सेवा पर केंद्रित किया। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें हल करने की कोशिश की। रानी और आदित्य ने गांव-गांव, कस्बों और शहरों में यात्राएं शुरू की। वे सीधे लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते और उन्हें हल करने के प्रयास करते। एक दिन एक दूर दराज के गांव में रानी ने एक महिला से पूछा, क्या समस्या है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? महिला ने दुखी होते हुए कहा, महारानी, हमारे गांव में पानी की कमी है। हम सभी महिलाएं दूर दूर से पानी लाने जाती हैं और कई बार रास्ते में हम पर हमला भी होता है। रानी ने गंभीरता से कहा, हम इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं वादा करती हूं कि आपके गांव में पानी के स्रोत को सही करेंगे। इसके बाद आदित्य ने एक टीम बनाई और जल्द ही उस गांव में एक नहर बनाई गई जिससे पानी की कमी दूर हो गई और महिला किसानों को भी राहत मिली। रानी के इस कदम से प्रजा में उनका विश्वास और भी मजबूत हुआ। जब आरव ने राज्य का उत्तराधिकारी बनने के बाद शासक के रूप में कदम रखा तो रानी और आदित्य ने उसे पूरी तरह से तैयार किया था। उन्होंने आरव को यह सिखाया कि शासन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रजा की खुशहाली है। आरव ने शासक के रूप में अपनी पहली योजना यह बनाई कि हर छोटे से छोटे गांव में भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएं। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान हो और वे अपने कर्तव्यों को समझें। रानी और आदित्य ने उसे अपने अनुभव से यह समझाया कि शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आदित्य ने कहा, आरव, याद रखो कि जो लोग सबसे ज्यादा शक्ति रखते हैं उन्हें सबसे अधिक जिम्मेदारी भी मिलती है। सत्ता सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। रानी और आदित्य के शरीर में अब वृद्धावस्था का असर दिखने लगा था, लेकिन उनका मनोबल और समर्पण हमेशा उच्च रहा। एक दिन रानी ने आदित्य से कहा, हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य और मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। आदित्य ने उन्हें शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हमने जो भी किया वह हमारे राज्य और प्रजा के लिए किया। अब हमें यह देखना है कि आरव किस दिशा में राज्य को लेकर जाएगा। दोनों ने आरव को अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन देना जारी रखा। उन्होंने आरव से कहा, अब हम तुम पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तुम्हें राज्य को सही दिशा में ले जाना है और हमें यकीन है कि तुम यह कर पाओगे। समय के साथ रानी और आदित्य ने इस दुनिया को अलविदा लिया। उनके निधन पर राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन लोग उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। उनकी शिक्षा, त्याग और समर्पण ने पूरे राज्य को एक नई दिशा दी थी।
राज्य ने उनके सम्मान में एक भव्य स्मारक बनाया और यह एक स्थायी प्रतीक बन गया कि सच्चे शासक वे होते हैं जो प्रजा की सेवा करते हैं और जिनका जीवन एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत होता है। आरव ने रानी और आदित्य के मार्गदर्शन में राज्य की बागडोर संभाली और उसने अपने माता पिता और आदित्य के सिद्धांतों पर चलकर राज्य को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उसने लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं लागू की और राज्य को हर दृष्टि से समृद्ध और सशक्त बनाया। राज्य में खुशहाली और समृद्धि का दौर चला। आरव ने अपनी रानी के साथ मिलकर राज्य को और अधिक आदर्श और शांति का प्रतीक बना दिया। आरव ने राज्य की बागडोर संभालने के बाद सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि रानी और आदित्य के द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों को पूरी तरह से लागू किया जाए। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर नागरिक को न्याय और समान अवसर मिले। उसने कृषि क्षेत्र को भी पुनर्जीवित किया और किसानों को नई तकनीकों से परिचित कराया ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े। व्यापार और उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया गया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली। आरव के शासन में राज्य में शांति का साम्राज्य था। उसके नेतृत्व में राज्य ने न केवल अपनी सीमाओं को मजबूत किया, बल्कि अन्य राज्यों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। उसने हर राज्य से व्यापारिक समझौते किए और राज्य की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त किया। राज्य में हर वर्ग के लोगों को समान अवसर मिले और जो योजनाएं रानी और आदित्य ने शुरू की थीं, उन्हें और अधिक मजबूती से लागू किया गया। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अनगिनत कार्य किए गए। आरव ने कभी नहीं भूलने दिया कि उसे केवल सत्ता का अधिकार नहीं था, बल्कि यह एक कर्तव्य था। उसने हर नागरिक की आवाज सुनी और न्याय के लिए काम किया। राज दरबार में उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी मंत्री और अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें। आरव ने एक न्यायिक परिषद का गठन किया जो राज्य में हो रहे हर विवाद को न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाती थी। उसे अपने लोगों के बीच सम्मान प्राप्त था क्योंकि वह कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं और हमेशा प्रजा के हित में कार्य करता रहा। आरव का ध्यान अब केवल राज्य के भविष्य पर था। वह जानता था कि अगर राज्य को स्थायी रूप से समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो उसे नई पीढ़ी को भी सही मार्गदर्शन देना होगा। इसके लिए उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। उसने हर गांव में एक युवा परिषद बनाई जहां युवा अपनी समस्याएं और विचार साझा कर सकते थे। इसका उद्देश्य यह था कि आने वाली पीढ़ी को न केवल शासक बनने की क्षमता मिले, बल्कि उन्हें समाज में सशक्त और सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी मिले। हालांकि राज्य में शांति थी, लेकिन एक पुरानी समस्या फिर से सिर उठाने लगी। राजा महेंद्र सिंह, जो एक बार आरव के खिलाफ युद्ध हार चुका था, अब पुनः अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। उसने अपने राज्य के भीतर कुछ शक्तिशाली सैन्य गठबंधन किए थे और वह फिर से आरव के राज्य की सीमाओं पर हमला करने की योजना बना रहा था। आरव ने पहले ही इसका आभास पा लिया था और अपनी सेना को तैयार करने के लिए आदेश दिया, लेकिन इस बार उसने युद्ध के बजाय शांति की कोशिशें करने का निश्चय किया। वह महेंद्र सिंह के पास गया और उसे शांति का प्रस्ताव दिया, ये जानते हुए कि महेंद्र सिंह का मन बदलने में कठिनाई हो सकती है। आरव महेंद्र सिंह से मिलने महल गया और उसने कहा, राजा महेंद्र, हम दोनों के राज्य पहले मित्र थे। मैं जानता हूं कि आप अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन युद्ध कभी समाधान नहीं होता। आइए हम मिलकर एक नई शांति संधि करें ताकि हमारे लोगों को कोई दुख न पहुंचे। महेंद्र सिंह ने गहरी नजर से आरव को देखा और कहा, राजकुमार, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन सत्ता की भूख और युद्ध की तलवार हर किसी को मजबूत बनाती है। तुम एक युवा शासक हो, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। आरव ने महेंद्र सिंह के गुस्से को शांत करने की कोशिश की और कहा, राजा महेंद्र, मेरी शक्ति हमारी सेना में नहीं है, बल्कि हमारी प्रजा की भलाई में है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात समझेंगे और हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसमें युद्ध नहीं होगा, बल्कि समृद्धि और सहयोग होगा। महेंद्र सिंह ने थोड़ी देर सोचने के बाद आरव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने एक नई शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और राज्य में युद्ध का खतरा टल गया। राजा महेंद्र सिंह के साथ शांति संधि के बाद आरव ने राज्य में नए विकास और समृद्धि की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब राज्य में युद्ध की चिंता समाप्त हो चुकी थी और लोगों के मन में शांति का संचार हुआ था। आरव ने हर क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं बनाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। उसने युवा पीढ़ी के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की
ताकि वे भविष्य में राज्य की सेवा में और अधिक सक्षम हो सकें। आरव ने रानी सुरंजन और आदित्य के मार्गदर्शन को पूरी तरह से अपनाया और महिला सशक्तिकरण को राज्य की प्राथमिकताओं में रखा। उसने महिलाओं के लिए एक विशेष योजना बनाई जिसमें उन्हें व्यापार, राजनीति और प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिला। इसके परिणाम स्वरूप महिलाएं राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं। आरव ने विशेष तौर पर गांवों में महिलाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं, जहां उन्हें नई तकनीकों और व्यापार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही आरव ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कड़े कानून भी बनाए। आरव को यह समझ में आ गया था कि एक समृद्ध राज्य तभी संभव है जब उसका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षित हों। उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहलें शुरू की। जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए उसने कड़े नियम बनाए और हर गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाया। राज्य के भीतर जल स्रोतों की देखभाल के लिए विशेष योजना बनाई गई, जिससे पानी की समस्या का समाधान हुआ। इसके अलावा खेती की आधुनिक तकनीकों को लागू करके किसानों की आय बढ़ाई गई। आरव ने राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उसने सभी धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कदम उठाए। प्रत्येक समुदाय को अपने रीति रिवाजों के पालन की स्वतंत्रता दी गई और सभी के बीच समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया गया। राज्य में मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों का निर्माण हुआ, जहां लोग अपने विश्वास के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते थे। इस समग्र दृष्टिकोण ने राज्य को एक सांस्कृतिक और धार्मिक सौहार्द की मिसाल बना दिया। आरव ने अपने परिवार को बहुत ही आदर्श रूप से स्थापित किया। उसने और उसकी पत्नी ने अपने राज्य की आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई दिशा बनाई। उसकी पत्नी, जो एक ज्ञानी और साहसी महिला थी, राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हुई। आरव का एक बेटा था जिसका नाम विक्रम था और उसने आरव को पूरी उम्मीद दिलाई थी कि वह राज्य को और भी उच्च शिखरों तक ले जाएगा। विक्रम को शिक्षा, धर्म और न्याय का गहरा ज्ञान दिया गया था ताकि वह भविष्य में राज्य के अच्छे शासक बन सकें। राजा आरव ने एक दिन अपने दरबार में सभी प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा, हमने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वह केवल एकता और न्याय के कारण है। राज्य की सच्ची ताकत उसकी प्रजा है और जब हम उनके लिए काम करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों में सफल होते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी सिर्फ सत्ता प्राप्ति नहीं था, बल्कि राज्य और उसकी जनता की भलाई करना था। यही सच्ची शक्ति है। अपने बेटे विक्रम को भी यह सिखाया कि राज्य केवल एक भूमि का नाम नहीं है, बल्कि वह एक जीवित इकाई है जिसका दिल उसकी प्रजा है। जब तक हम अपनी प्रजा की सेवा करते रहेंगे, तब तक हमारा राज्य कभी गिर नहीं सकता। राजा आरव का समय अब समाप्त होने को था। उसने अपना अंतिम समय शांतिपूर्वक बिताने का निर्णय लिया। एक दिन उसने अपने बेटे विक्रम को राज सिंहासन पर बैठाया और उसे राज्य की बागडोर सौंप दी। आरव ने विक्रम से कहा, तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह राज्य तुम्हारा है। इसका सही दिशा में मार्गदर्शन करना, यही मेरा अंतिम आदेश है। आरव का निधन पूरे राज्य के लिए शोक का कारण था, लेकिन उसकी शिक्षा, मार्गदर्शन और विचार हमेशा जीवित रहे। विक्रम ने अपने पिता की योजनाओं और दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाया और राज्य को नए आयामों तक पहुंचाया। राजा विक्रम ने अपने पिता की शिक्षा को आदर्श मानते हुए राज्य की बागडोर संभाली। उसने पहले ही दिन से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और भी सशक्त करने के लिए कई सुधार किए। विक्रम का विश्वास था कि शिक्षा और न्याय ही किसी राज्य की स्थिरता और समृद्धि का मुख्य आधार होते हैं। विक्रम ने अपने शासन के पहले वर्ष में ही एक सुधारात्मक योजना बनाई, जिसमें गरीबों और असहायों के लिए स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा की मुफ्त योजनाएं शामिल थीं। उसने व्यापारियों के लिए नए व्यापारिक मार्ग खोलने के लिए भी योजनाएं बनाई, ताकि राज्य के व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन मिले। राजा विक्रम के मंत्रियों में भी एक गहरी समझ थी कि राज्य की प्रगति के लिए उनकी जिम्मेदारी केवल नीतियों के निर्माण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें उन नीतियों को सही तरीके से लागू भी करना था। विक्रम ने अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता को सबसे अहम स्थान दिया। एक दिन राज्य के एक दूरदराज गांव के किसान प्रतिनिधि ने दरबार में विक्रम से मुलाकात की और कहा, महाराज, हमारे गांव में अब भी सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं मिलता। यह समस्या हमें हर साल संघर्ष में डाल देती है। विक्रम ने तुरंत एक टीम बनाई और उस गांव में जल स्रोतों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा। कुछ ही महीनों में उस गांव में जल संकट का समाधान किया गया और किसानों के लिए एक नई सिंचाई योजना लागू की गई।
यह एक उदाहरण था कि विक्रम ने शासन में हमेशा प्रजा की प्राथमिकताओं को सबसे पहले रखा। हालांकि राज्य में समृद्धि और शांति थी, लेकिन एक दिन विक्रम को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। राज्य की सीमाओं के पास स्थित एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण की योजना बनाई। यह चुनौती विक्रम के लिए बड़ी परीक्षा थी। विक्रम ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन इसके साथ ही उसने शांति और समझौते के रास्ते को भी खुला रखा। वह जानता था कि युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। उसने पहले अपनी कूटनीतिक टीम को पड़ोसी राज्य से बातचीत करने भेजा। विक्रम का यह कदम उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। उसकी प्राथमिकता थी कि युद्ध को टाला जाए और दोनों राज्यों के बीच समझौता किया जाए। महीनों की कड़ी वार्ता के बाद उसने पड़ोसी राज्य से शांति संधि की और यह सुनिश्चित किया कि राज्य में और कोई आक्रमण न हो। विक्रम ने इस शांति संधि के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया। उसने सैनिकों की प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार किया और उन्हें युद्ध की बजाय शांति की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया। विक्रम जानता था कि एक शासक का कर्तव्य सिर्फ राज्य को बाहरी खतरे से बचाना नहीं है, बल्कि अंदरूनी शांति और संतुलन बनाए रखना भी है। राजकुमार विक्रम के द्वारा किए गए इन सुधारों से राज्य के नागरिकों के बीच एक नई उम्मीद और विश्वास उत्पन्न हुआ। विक्रम ने राज्य को एक सशक्त, प्रगति की ओर अग्रसर और न्यायपूर्ण समाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विक्रम की पत्नी और राज्य के अधिकारियों ने जब देखा कि विक्रम ने राज्य में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है, तो उन्होंने विक्रम को एक और जिम्मेदारी दी। अपने बेटे राहुल को शासक बनने के योग्य बनाने के लिए उसे शिक्षा देने का। राजकुमार राहुल को राज्य के सभी हिस्सों का दौरा कराते हुए विक्रम ने उसे यह सिखाया कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, समझदारी और मानवता से भी राज्य को चलाया जा सकता है। राहुल ने अपने पिता से सीखे हुए सिद्धांतों को आत्मसात किया और वह दिन दूर नहीं था जब वह भी राज्य का एक महान शासक बनेगा। विक्रम के शासन का अंतिम वर्ष आ चुका था। विक्रम ने धीरे धीरे अपने कर्तव्यों से दूरी बनानी शुरू की और अपने बेटे को सत्ता की बागडोर सौंप दी। विक्रम ने कहा, अब राज्य तुम्हारा है राहुल, मेरा काम अब बस तुम्हारा मार्गदर्शन करना है। याद रखो, सच्चे शासक वे होते हैं जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। राजा विक्रम की मृत्यु के बाद राज्य ने अपने नायक को खो दिया, लेकिन उसकी विरासत और शिक्षा ने राजकुमार राहुल को शासक के रूप में आकार लिया। राहुल, जो कि बचपन से ही अपने पिता के आदर्शों को आत्मसात कर चुका था, अब राज्य के शासन में नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आया था। राहुल ने सबसे पहले राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की और सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे ईमानदारी से कार्य करें। उसकी योजना थी कि राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण हमेशा कायम रहे। राहुल ने अपने शासन में एक नया कदम उठाया, जिससे राज्य का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और भी मजबूत हुआ। उसने सभी धर्मों और समुदायों के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजनों का आयोजन किया। हर समुदाय को अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने की स्वतंत्रता मिली और राज्य ने हमेशा हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए। राहुल ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य में प्रत्येक नागरिक की आवाज सुनी जाए। उसने एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे, ताकि राज्य के सभी निर्णय सभी वर्गों के हित में हों। इससे राज्य में एकता और समानता का वातावरण बना और हर वर्ग का विश्वास शासन में बढ़ा। राहुल के शासन में राज्य की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार हुआ। उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमाओं के पार व्यापारिक रास्ते खोले और नए व्यापारिक समझौते किए। राज्य के कई शहरों में व्यापारिक केंद्रों का निर्माण हुआ, जिससे राज्य के उद्योगों को भी लाभ हुआ। राहुल ने कृषि क्षेत्र में भी सुधार किए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। उसने नई तकनीकों और जलवायु के अनुकूल फसलों को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों को बेहतर जीवन स्तर मिला। हालांकि राज्य में समृद्धि का माहौल था, लेकिन एक साल राज्य के कुछ क्षेत्रों में भीषण सूखा पड़ा। किसानों को पानी की कमी और फसल नष्ट होने के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ा। राहुल ने इसे एक गंभीर चुनौती माना और तुरंत अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर एक राहत योजना बनाई। उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल संग्रहण योजनाएं शुरू की और किसानों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। इसके अलावा राज्य में कृषि तकनीक और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई।
राहुल ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी किसान बिना मदद के न रहे और राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम किया। इससे राज्य में कृषि संकट का सामना करने के बाद भी समृद्धि का रास्ता खुला। राहुल के शासन के मध्य में एक पड़ोसी राज्य ने अचानक युद्ध की धमकी दी। यह राज्य पहले शांतिपूर्ण था, लेकिन उसकी राजनैतिक स्थिति में उथल पुथल हो रही थी और उसने राहुल के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राहुल ने अपने पिता के समान शांति का रास्ता अपनाने का प्रयास किया, लेकिन यह युद्ध से बचने के लिए उसके लिए कठिन चुनौती बन गई। राहुल ने कूटनीति के जरिए पहले पड़ोसी राज्य से वार्ता करने का निर्णय लिया। उसने अपनी राजनैतिक और कूटनीतिक टीम को भेजा ताकि युद्ध को टाला जा सके। उसने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध केवल तभी हो जब कोई और विकल्प न बचे। कुछ महीने की कड़ी बातचीत के बाद राहुल ने पड़ोसी राज्य के शासक से शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि सिर्फ युद्ध को टालने के लिए नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए भी थी। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़े। राहुल की कूटनीति और दूरदर्शिता ने राज्य को न केवल युद्ध से बचाया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के नागरिकों में एकता और सहयोग की भावना और भी मजबूत हुई। राहुल की यह शांति नीति और कूटनीति ने उसे एक सम्मानित शासक बना दिया। राहुल ने अपने शासन में जितनी भी चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने हर बार राज्य की भलाई को सर्वोपरि रखा। वह जानता था कि राज्य का असली सामर्थ्य उसकी प्रजा में है, और जब वे एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। राज्य की स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखते हुए राहुल ने एक दीर्घकालिक योजना बनाई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल की गई। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए कार्य किए। राज्य में शांति, समृद्धि और विकास का माहौल था, लेकिन एक दिन एक अप्रत्याशित घटना ने राजा राहुल की शासन कला को एक नई चुनौती दी। एक बहुत बड़ा संकट राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ। राज्य के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जनहानि और संपत्ति की क्षति हुई। किसानों की फसलें नष्ट हो गईं और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह संकट राज्य के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया। राहुल ने तुरंत एक संकट प्रबंधन योजना बनाई और सभी प्राधिकृत अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। उसने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए सेना और सरकारी कर्मियों को तैनात किया, साथ ही चिकित्सा और खाने पीने की चीजों की व्यवस्था की। राहुल का यह समय कठिन था, लेकिन उसने समाज की एकता और सहयोग को नई दिशा दी। राज्य के नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हों, एकजुट होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद करने के लिए आगे आए। राहुल ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक को बिना सहायता के न छोड़ा जाए, चाहे वह शहर का हो या दूर दराज गांव का। राज्य ने राहत कार्यों के लिए स्वयंसेवकों का एक बड़ा समूह तैयार किया और उन्होंने न केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों की मदद की, बल्कि नष्ट हुए बुनियादी ढांचे को भी पुनर्निर्मित किया। राहुल के नेतृत्व में प्रजा ने एकजुट होकर संकट का सामना किया और राज्य को पुनः जीवित किया। राहुल ने बाढ़ के बाद राज्य के पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई। उसने समझा कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद केवल राहत कार्य ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से बचा जा सके। उसने जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की मजबूती और किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाई। राहुल ने प्रौद्योगिकी और विज्ञान का उपयोग करते हुए जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधुनिक उपकरण और तकनीकी समाधानों को लागू किया। इसके अलावा उसने अपने शासन में एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जिसमें प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और भलाई के लिए तैयारी की जाती। राजा राहुल का एक और महत्वपूर्ण निर्णय था राज्य के भविष्य के शासक के रूप में अपने बेटे समीर को तैयार करना। समीर, जो अभी युवा था लेकिन अपने पिता के विचारों और दृष्टिकोण को समझ चुका था, राज्य की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था। राहुल ने समीर को राज्य के शासन के बारे में पूरी जानकारी दी। उसे न केवल प्रशासन बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने का भी ज्ञान दिया। समीर को यह सिखाया गया कि एक राजा का असली कर्तव्य केवल राज्य की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों की सेवा करना भी है। समीर ने धीरे धीरे अपने पिता से शासन के सभी पहलुओं को सीखा और एक दिन राहुल ने उसे आधिकारिक रूप से राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। राहुल ने समीर को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा समय अब आ गया है समीर। अपने राज्य की सेवा करो और प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहो। समय बीतता गया
और राजा राहुल का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह जानता था कि अब उसका समय समाप्त हो रहा है और उसने राज्य की बागडोर समीर को सौंपने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक शांतिपूर्ण दिन अपने परिवार और दरबारियों के बीच राहुल ने आखिरी सांस ली। राज्य में उसकी मृत्यु पर शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उसकी शिक्षा, दृष्टिकोण और मार्गदर्शन हमेशा जीवित रहे। समीर ने अपने पिता की धरोहर को आगे बढ़ाया और राज्य में शांति और समृद्धि को बनाए रखा। राजा समीर ने अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य में न केवल आंतरिक शांति बनाई, बल्कि बाहरी संबंधों में भी सुधार किया। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कूटनीति और सहयोग का रास्ता अपनाया। समीर ने अपने पिता के अनुभवों और मार्गदर्शन को आत्मसात किया और राज्य को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाए। समीर के शासन में राज्य ने फिर से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया। उसने शिक्षा, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में युवा पीढ़ी को नेतृत्व के गुण सिखाने के लिए समीर ने कई अकादमियां स्थापित की, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे शासक बन सकें। राज्य में हर नागरिक को सुरक्षित और खुशहाल जीवन देने की दिशा में समीर ने हमेशा अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। राज्य की समृद्धि, शांति और प्रजा की भलाई समीर के शासन में अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई। राजा समीर का शासन जब अपने शिखर पर था, तब राज्य में हर दिशा में समृद्धि और शांति का माहौल था। लेकिन समीर ने यह कभी नहीं भुलाया कि एक सशक्त और समृद्ध राज्य केवल बाहरी ताकतों या आंतरिक व्यवस्था से नहीं बनता, बल्कि वह मनुष्यों के भीतर अच्छे विचारों, उच्च मानवीय मूल्यों और एकजुटता से बनता है। उसने हमेशा यही सिखाया कि नेतृत्व का सबसे बड़ा धर्म यही है कि एक शासक अपने लोगों के दिलों में जगह बनाए और उनका विश्वास अर्जित करे। समीर ने एक दिन अपने मंत्रिसभा में कहा, हमने राज्य को प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाना होगा कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। अगर हम एक सशक्त समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें न केवल अपनी ताकत, बल्कि अपने आचार, विचार और सद्भावना से अपनी प्रजा के दिलों में घर बनाना होगा। समीर के इन शब्दों ने राज्य की दिशा और भी मजबूत की। उसने न्याय, समर्पण और कार्यकुशलता के साथ शासन किया। उसके शासन में हर नागरिक, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या सैनिक, अपने राज्य का हिस्सा महसूस करता था। राज्य के प्रत्येक नागरिक के पास अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी और प्रत्येक की कठिनाइयों का हल राज्य के स्तर पर निकाला जाता था। राजा समीर ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया। उसने राज्य में संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए नए सांस्कृतिक केंद्र और कला अकादमियां खोली। हर साल राज्य में एक कला उत्सव आयोजित किया जाता था, जहां न केवल काव्य, संगीत और नृत्य की प्रदर्शनी होती, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाता कि राज्य की विविधताएं और लोक कला संरक्षित रहें। समीर का मानना था कि एक सभ्य समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे बिना प्रगति नहीं कर सकता। राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए उसने प्रत्येक धर्म के त्योहारों की समान रूप से सराहना की। इसने राज्य में एक गहरी एकता और भाईचारे का माहौल बनाया। समीर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार अपनी पूजा और धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करने की पूरी स्वतंत्रता हो। समीर ने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटे अर्जुन को सौंपनी शुरू की। अर्जुन, जो अपने पिता से हर पहलू में सीख चुका था, तैयार था राज्य का अगला शासक बनने के लिए। समीर ने उसे यह सिखाया कि शासन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रजा का भला करना और उनके दिलों का विश्वास जीतना है। अर्जुन को यह समझाया गया कि राज्य का सच्चा सामर्थ्य केवल शक्ति में नहीं, बल्कि लोगों के साथ संबंधों और उनकी भलाई में छिपा होता है। समीर ने अर्जुन से कहा, तुम जब तक लोगों की सेवा करोगे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। शासन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रजा है। यदि तुम उनसे प्रेम, विश्वास और सम्मान से काम लोगे, तो तुम्हारी हर कठिनाई आसान हो जाएगी। समीर ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हर निर्णय के पीछे इंसानियत और मानवता का होना चाहिए। और जब अर्जुन को यह यकीन हो गया कि वह अपने पिता की मार्गदर्शिका को अपनाते हुए एक सशक्त शासक बनेगा, तब समीर ने अपनी पूरी शक्ति और आत्मा से उसे राज्य की बागडोर सौंप दी। समीर ने कहा, मेरे बेटे, अब तुम्हारा समय है। तुम्हें यह राज्य सौंपते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तुम अच्छे शासक बनोगे, क्योंकि तुमने हमेशा अपने लोगों का भला सोचा है। समीर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने राज्य की देखरेख करते हुए प्रजा की भलाई की दिशा में और भी कई सुधार किए। एक शांतिपूर्ण दिन
राज्य के शाही महल में राजा समीर ने अंतिम सांस ली। उसकी मृत्यु ने राज्य को शोक में डुबो दिया, लेकिन उसने अपनी शिक्षा, दृष्टिकोण और महान कार्यों के द्वारा एक अमिट छाप छोड़ी थी। समीर के निधन के बाद अर्जुन ने राज्य की बागडोर संभाली और अपने पिता के सिद्धांतों के अनुसार शासन किया। राज्य की समृद्धि और प्रजा का भला पहले की तरह बना रहा। अर्जुन ने अपने पिता की तरह कभी भी भोग, ऐश्वर्य और शक्ति के बजाय लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। कहानी का अंतिम संदेश: सच्चा नेतृत्व प्रजा की सेवा, समझ और विश्वास से आता है, न कि शक्ति और अधिकार से। एक शासक की सच्ची धरोहर उसका काम नहीं, बल्कि उसकी सोच, सिद्धांत और प्रजा की भलाई होती है।